नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, प्रवक्ता संवर्ग भर्ती परीक्षा का एक मॉडल पेपर लेके उपस्थित हुआ हूं। यहां से निश्चित रूप में 5 से 6 नंबर के प्रश्न या कि उससे भी ऊपर के प्रश्न इस श्रृंखला से आपके निश्चित रूप में बनेंगे। और इस श्रृंखला को करने से पूर्व मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके जो प्रश्न हैं उनको आप मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने गलत हैं। पहले से लेकर अंतिम तक इस श्रृंखला को ऐसे देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हो, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उस बैठक में कितनी महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। बता सकते हैं कितनी महिलाओं ने इसमें प्रतिभाग किया था? जिसे भी आता है वो कमेंट कर सकता है, और जिसे नहीं आता है तो वो इसे नोट डाउन करते हुए चलेगा। चलिए, आसान बनाने के लिए मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन रख देता हूँ, जैसे 15, 8, 9 या फिर 7। कितनी महिलाओं ने इसमें प्रतिभाग किया था? तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊं तो इसका जो उत्तर है वो आपका क्या है? 9 महिलाओं ने प्रथम बैठक में प्रतिभाग किया था। और बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि संविधान सभा में जो महिला थी, उन महिलाओं की अगर हम बात करें तो 15 महिला इसमें क्या हुई थी? नॉमिनेट हुई थी। 15 महिलाओं को इसमें चुना गया था, ठीक है। और इन महिलाओं ने संविधान सभा में अपनी अहम भूमिकाएं भी निर्वाह की थी। और अगर हम बात करें जिसमें संविधान सभा में हस्ताक्षर हो रहे थे, उस टाइम पर 15 महिलाओं ने भी उसमें अपना हस्ताक्षर किए थे। आपको बता दूं, क्वेश्चन कभी बन भी जाएगा आपको बताने के लिए कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की जो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो अगर मैं बात करूं, बेगम कसिया एतराज रसूल करके उनका नाम है। 2 अप्रैल 1909 से 1 अगस्त 2001 भारत की संविधान सभा में सिर्फ आज तक का, अगर हम कहें 2001 तक का, तो एक ही मात्र क्या रही, जो मुस्लिम महिला ये रही। क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला के रूप में कौन थी उस समय, जिस समय हमने कहा कि 15 महिलाओं का इसमें जब चयन किया गया था, तो उसमें यक्षयानी करके उनका नाम है। ये केरल में पैदा हुई थी और ये अपने समाज से पहली वो महिला थी जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की थी। और मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की जब हमने बात करी थी कि उसमें जब हस्ताक्षर हुए थे तो उसमें कौन से महिलाएं थी, कौन कौन से उसमें रहे थे, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया संविधान सभा के जो मुख्य वास्तुकार के रूप में कौन सम्मिलित थे, तो आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ही कृपा से अगर कहें तो संविधान को एक अपना भव्य स्वरूप यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो ये आपको सरहदी रूप में पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने अगर हम कहें कि जो भारतीय संविधान को लिखने का काम जो हमने कहा था संविधान सभा ने किया था, और इस सभा में जो कुल सदस्यों की जब हमने बात करी तो उसमें 299 सदस्य थे। और आपको मैं बता दूं, संविधान सभा में कुल जो सदस्यों की संख्या थी वो आपकी 389 ये थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे अगला प्रश्न, कि अगला प्रश्न अगर की हम बात करें तो अगला प्रश्न जो बनता है ये यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, प्रथम वक्ता संविधान सभा के कौन थे। तो प्रथम वक्ता के रूप में अगर हम बात करें तो कौन था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो बनाए गए थे वो जेसी कृपलानी जी को उस समय संविधान सभा के वक्ता के रूप में इनको नॉमिनेट किया गया था। और मुझे बता सकते हैं कि तीसरे नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आई थिंक सभी को इसका प्रश्न आता होगा, इसका उत्तर आता होगा कि संविधान सभा की जब प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने प्रतिभाग किया था। तो बता सकते हैं कि कितने सदस्यों ने प्रतिभाग किया था? चलिए, जिसे भी आता है वो बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर नहीं आ रहा है तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जब हम बात करें कि संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो प्रथम बैठक जिसमें हुई थी उसमें सिर्फ अगर हम कहें 207 सदस्यों ने उसमें प्रतिभाग किया था। अगर हम बात करें संविधान में जो
टोटल सदस्य संख्या की बात करते हैं 389 सदस्य थे, उसमें से सिर्फ आपके 207 लोगों ने यहाँ पर क्या किए थे, इसमें मौजूद थे। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। तो चौथे नंबर का प्रश्न की जब हम बात करें तो आपके सामने है कि संविधान सभा की जो प्रथम सत्र में कितने सदस्यों ने 9 दिसंबर 1946 से जो 23 दिसंबर 1946 तक का जो सत्र चला था, इस सत्र में कितने लोगों ने प्रतिभाग किया था, कितने सदस्यों ने उस समय इस जो सत्र चला था इसमें प्रतिभाग किया था, बता सकते हैं? किसी को अगर आई थिंक आता हो, मैं आपके सामने रख देता हूँ। 299 या 211 या फिर 389 या फिर आगे के 251, कितने सदस्यों ने प्रतिभाग किया था जो 9 से 23 दिसंबर के मध्य में ये चली थी? तो जिसे आता है उसने प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। अगर देने की कष्ट कर सकते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप जानिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है मैं अब आपको बता दूं तो 211 सदस्य उस समय थे। 211 सदस्यों ने इस सत्र में अपना प्रतिभाग किया था। ठीक है, और अभी मेरे दिमाग में एक प्रश्न कौतूहल मचा रहा है तो मैं उसको भी आपके सामने रख देता हूं। पूछा जा सकता है कभी भी, तो पूछा जा सकता है विश्व का जो प्रथम संविधान किस देश का था? ये आपको पता भी होगा, अगर आपने संविधान पढ़ा हो तो आप सभी को ये सर्वविदित होगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का ये संविधान था। और अगर हम कहें ये 1787 में ये हुआ था, और विश्व का अगर कहें जो प्रथम डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर जो बनी थी, लोकतंत्र के तौर पर, वो आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था। और अगर हम अपने संविधान से संबंधित एक प्रश्न रैंडमली मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसे आता है उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगर आता है तो बता सकते हैं कि संविधान का जो वजन है, जो संविधान की जो किताब है उसका वजन कितना है? तो बता सकते हैं। जिसे भी आता है कमेंट कर सकता है। ठीक है, जिसे नहीं आता है तो इसको नोट डाउन करते चलिएगा। किसी से भी आप जब विद्यालयों में आप जाएंगे तब बच्चों से भी पूछ सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की जो मूल प्रति है उसका वजन ही आपके 13 किलो का वो है। और संविधान की अगर मैं बात कहूँ, ये हिंदी कापियाँ हैं, इसमें हिंदी की कापियों का अगर हम कुल वजन की बात करें तो 14 किलो के आसपास ये होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा का जो पहले पन्ने का जो फोटो है, उस फोटो में पहले पन्ने पर भगवान राम, सीता, माता सीता और भाई लक्ष्मण के स्केच को यहाँ पर उकेरा गया है। यह स्केच किया है जो आपके मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। और एक प्रश्न और आपको बता देता हूँ, बड़ा ही शानदार प्रश्न। मैं जब ये नोट्स बना रहा था, ये कहें मैं जब ये आपके लिए, जब ये कल क्या बना था, परसों, ये आपके प्रश्नों को बना रहा था, उस समय ये प्रश्न मेरे जहन में था। मैंने कहा आप लोगों से पूछूंगा। तो संविधान सभा में कुल कितने शब्द हैं, कोई बता सकता है मेरे को कि संविधान सभा में कुल शब्द कितने थे? अगर हम संविधान की अगर मैं बात करूं, संविधान, भारतीय संविधान में अगर मैं अंग्रेजी संस्करण की अगर बात करूं तो तकरीबन अगर कहूं इसमें जो शब्द हैं वो 1,17,359 शब्द इसमें है। और आप सभी को ये सर्वविदित होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अपने मूल प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा है कि 5वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपको आता है तो बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर आपने समितियों के बारे में पढ़ा होगा तो इसके जो अध्यक्ष थे, इसका जो राइट आंसर है आपको मैं बताऊं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 6वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के शीर्ष का जो उल्लेख किस संविधान में किया गया है, संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये आपको बताना है। संविधान के जो शीर्ष का जो उल्लेख किया गया है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या है कि तो आर्टिकल लिख लीजिए यहाँ पर, आर्टिकल 300 आपके 93 वाला जो आर्टिकल है, इसमें इस चीज का उल्लेख किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7वें नंबर का प्रश्न, भारत में महिला मताधिकार की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष से हुई थी? बता सकते हैं? महिलाओं को, जितनी भी महिलाएं बहनें देख रही हैं, ये आपको ये जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कि आप लोगों को जो मताधिकार की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष से हुई थी। तो आपको मैं बता दूं, ये जो हुई थी 1919 से क्या हुई थी, आपके मताधिकार की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। 8वें नंबर का प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर देख पा जाइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? अगर आपने
पढ़ी होंगी, जो नया कानून जो बना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर बात करते हैं 2023 में, कुल कितनी धाराएं हैं, इसमें कितनी धाराएं जोड़ी गई हैं, आता है किसी को? अगर पढ़े होंगे तो कितने क्रिमिनल लॉ बनाया है, उसमें कई चीज़ें उसमें संशोधन हो गया था। जैसे हम कहते हैं 144 जो हमारा कहते हैं जो धारा 144 लगी है, तो वो भी अब संशोधित होगी, उसके बदले वो 163 हो गई है। तो इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितनी धाराएं थी? अगर आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो नोट डाउन करिए। मैं बता दूंगा 170 ये धाराएं थी इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की जो 167 की जो धारा है उसमें कितनी धाराएं निरस्त की गई हैं? देखिए 1972 की जो 167 जो धारा है इसमें कितनी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है, तो बता सकते हैं? मैं ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं, आपके लिए सहूलियत होगी, कमेंट करिएगा। देखिए इसमें 4 धारा है, 5 धारा है, 6 धारा है या 7 धारा, तो कितनी धाराओं को इसमें निरस्त कर दिया गया है? 4, 5, 6, 7। तो आंसर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है अगर आपने दे दिया तो मैं आपको इसका सही उत्तर देता हूं, मिला लीजिएगा अपना उत्तर को। तो 6 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 मतलब संशोधित हुई थी, 1992 का जो प्रत्याविधान, जो कुछ खामियां जब 1986 की जो नीति थी, जो उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसमें कुछ संशोधन किया जाना था, तो 1992 का यह प्रत्याविधान सरकार को सामने किस तिथि को प्रस्तुत किया था? बता सकते हैं कि किस तिथि को जो 1992 का जो संशोधन था वो केंद्र सरकार के समक्ष वो प्रत्याविधान किस वर्ष रखा गया था? अगर आपने शिक्षा नीति पढ़ी तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इस कंडीशन में तो प्रवक्ता क्या एलटीबी नहीं करना मुश्किल है। मेरी बात का बुरा मत मानने का, कड़वा हमेशा बोलना बड़ा ही टफ रहता है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो ये तिथि थी लिख लीजिए, 26 सितंबर 1990 को ये ड्राफ्ट बनाकर केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया था। जो 1966 की जो नीति थी, सेकंड जो नीति थी, उसमें कुछ संशोधन थे, जो कुछ अमेंडमेंट किए जाने थे, तो उसका ड्राफ्ट जो बनाया गया था, जो प्रत्याविधान जो सरकार को समक्ष जो प्रस्तुत किया गया था, वो 26 सितंबर 1990 को ये रखा गया था, ठीक है। अब 11 नंबर का प्रश्न तो मुझे लगता है आई थिंक सभी को आता होगा। NCF अगर हम कहें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं, इसकी समीक्षा की सिफारिशें किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? इस मंत्रालय को तो मुझे लगता है कि अनुमान सभी लोग बता देंगे, बच्चा भी इसका आंसर दे देगा। अगर बच्चा आंसर दे सकता है तो आप तो बड़े ही हैं, आप बड़े मार्मिक पेपर की तैयारी करें तो निश्चित रूप में आपको आना चाहिए। जल्दी लिखिए। देखिए मैं आपको बताऊं पढ़ने का क्या तरीका होता है। देखिए अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, इसको देखिए मत, आपके सामने मोबाइल चल रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ ही रहे हैं सारे क्वेश्चन, फटाफट मेरे पढ़ने से पहले ही उसके आंसर कमेंट करते हुए चलेगा और लास्ट में मनन करिएगा कि मैंने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, क्या मैं सही हूं या नहीं हूं। तो इस तरीके से अपने अंदर का डर को बाहर करिए, ठीक है। अब ये मत देखिए कि कोई हंसेगा मेरे को इसको नहीं आए, तो लोग क्या कह रहे हैं उस पर मत जाइए, आप क्या कर रहे हो वो सबसे मायने रखता है, ठीक है। NCF की जो समीक्षा की सिफारिश किस मंत्रालय द्वारा की है? आप सभी को पता है, MHRD मानव जो संसाधन एवं विकास मंत्रालय है, जिसका नाम जो बदल दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय जो कर दिया गया है, ठीक है। अब इसका जो नाम है वो बदल दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। उस समय पहले मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय इसे कहा जाता था, ठीक है। अब मुझे ये बताइए NCF 2005 एक संशोधित रूप है, किसका रूप है? बता सकते हैं कि जब हमने कहा कि NCF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एक संशोधन लाया गया था, जैसे हमने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन क्या आया था, 1992 आया था, क्या था ये? तो सेकंड शिक्षा नीति थी, शिक्षा नीति से रिलेटेड था, उसमें कुछ चीजें थी उसमें ऐड कर दी गई। तो उसी प्रकार से NCF 2005 का एक संशोधन था, वो किस का वो था संशोधन? तो अगर आता है तो बताइए, नहीं आता है तो नोट डाउन करिए। जो ये संशोधन था NCF 2000 का जो 2000 का जो संशोधन था, वो NCF 2005 को संशोधित रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं 13वें नंबर का प्रश्न। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, अध्यापक शिक्षा के
सेवापूर्ण प्रशिक्षण में सुधार लाने हेतु बीएड तथा एमएड पाठ्यक्रमों की अवधि बढ़ाकर 2015-16 में कितने वर्ष की कर दी गई थी? तो बता सकते हैं कितने वर्ष कर दी थी? तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं? आई थिंक मुझे लगता है सभी को आता होगा। तो दोस्तों, जो आज वर्तमान परिदृश्य में जो चल रहा है, 2 वर्षीय जो बीएड एमएड जो चल रहा है, तो ये बीएड का जो कर दिया गया, तो 2 वर्षीय ये कर दिया गया। ठीक है, इसको नोट करिए। अब आते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत मार्मिक ये टॉपिक है। आपके जो प्रवक्ता संवर्ग का जो सिलेबस उसके आधार पर ये पूरा श्रृंखला बनाई हुई है। तो ये प्रश्न आप देखें, मुद्रालय आयोग द्वारा केंद्र सरकार को जो प्रत्यावेदन किस तिथि को प्रेषित किया और कितने अध्याय इसमें सम्मिलित थे? मुद्रालय आयोग तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो मुझे इसकी तिथि बताइए और इसमें कितने अध्याय थे, या अगर आप 2 कदम आगे बढ़कर मुझे ये भी बता सकते हैं कितने पृष्ठ थे, कितने बता सकते हैं? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नोट डाउन करिए, थोड़ा सा इसमें मनन भी करिए अगर नहीं आ रहा है तो, इतने क्योंकि अल्टी में भी आपने पढ़ा है। तो आपको मैं बता दूं 29 अगस्त 1953 को ये प्रत्यावेदन केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया था। और अगर मैंने कहा इसमें अध्यायों की अगर बात करो तो 15 इसमें अध्याय थे। और मैंने ये भी कहा था 2 कदम आगे बढ़कर आप मुझे इसके प्रश्नों की संख्या बता सकते हैं तो बड़ा ही अच्छा होगा। तो जो इसकी प्रश्नों की जो संख्या थी वो आपके 240 से 250 के बीच ये थी। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने एनईपी 2020 तो पढ़ा ही होगा, हर कोई बच्चा इससे अछूता नहीं होगा, क्योंकि आज के परिदृश्य के अगर देखें शिक्षा व्यवस्था को, एनईपी 2020 के मार्मक ही चल रही है। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में कितनी सीटें, नई सीटें जोड़ने का ये लक्ष्य रखा गया है, कितनी नई सीटें इसमें जोड़ी जाएंगी, बता सकते हैं कि कितनी नई सीटों को जोड़ने का इसमें संकल्प किया गया है? तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी तैयारी को थोड़ा सा और सुदृढ़ करिएगा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, तो यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है वो 3.5 करोड़ लोगों को उच्च शिक्षा में, छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में जोड़ने की यहाँ पर कवायद शुरू की जाएगी और इतनी सीटें यहाँ पर जोड़ी जाएंगी। इसमें कहा गया 3.5 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर आते हैं कि ये कहता है कि 6वीं कक्षा में एनईपी 2020 में कौन सा कोर्स शुरू किया गया है? ठीक है, मुझे पता है सभी को आता होगा, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं इसे। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो मैं आपसे ये तहे दिल से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसी तरीके से नियमित रूप में मैं श्रृंखला लेते हुए आऊँगा। तो अगर अच्छी लग रही तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही अच्छी लग रही होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ आप इसको लाइक भी करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो 6वीं कक्षा में एनईपी 2020 में कौन सा कोर्स यहाँ पर शुरू किया गया था, तो मैं बता दूं आपको, वोकेशनल कोर्स यहाँ पर शुरू किया गया था कक्षा 6 से। ठीक है, अब एक प्रश्न अच्छा है, एनईपी 2020 के ही मार्फत लिया हुआ है। अगर आप एनईपी 2020 को पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीईआरटी को हटाकर एक नया कमीशन यहाँ पर बनाया गया है। उस कमीशन का क्या नाम है, उस कमीशन को हम किस नाम से जानते हैं? अब भारत में यूजीसी हो गया, एआईसीटीई या एनसीईआरटी, जो अलग अलग जो कमीशन हुआ करते थे, अलग अलग जो ये होते थे, तो अब इनको सभी को एक जगह मर्ज कर दिया गया है। तो अब सिर्फ एक कमीशन है, तो उस कमीशन को क्या कहा गया था, तो मुझे इतना जानना है। जिसे आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो नोट डाउन करते चलिएगा। तो इस कमीशन को जो कहा गया है, हायर एजुकेशन कमीशन के रूप में इसको नामित किया गया है। अब जो जाना जाएगा तो हायर एजुकेशन कमीशन को ही जाना जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि सभी को आता होगा, अपने विद्यालयों में ये दिवस भी मनाया होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि हिंदी राजभाषा के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था संविधान में? इसको कब जोड़ा गया था, किस वर्ष इसको स्वीकार किया गया था कि हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं है ये अभी भी, याद रखिएगा। राजभाषा की बात कर रहे हैं, तो के रूप में हम किस तिथि को इसको स्वीकार करते हैं? तो इसकी जो तिथि है
आपको पता है कि 14 सितंबर तो आप जानते ही हैं, तो 14 सितंबर के पीछे का जो है हिस्सा वो बहुत ही मार्मिक होता है। तो 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, याद देखिएगा, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। अब ये देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह कहता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक में उपसभापति किसे चुना गया, ये बताइए। उपसभापति की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये किसे चुना गया, जिसे आता है। चलिए मैं 2 मिनट का समय आपको दूंगा, चलिए आप सोचिए। चलिए अगर नहीं आ रहा है तो इसका जो सही उत्तर है फ्रैंक एंथोनी, वो शख्स थे जिनको उपसभापति के रूप में चुना गया था। ठीक है दोस्तों।